आज की कहानी का शीर्षक है श्रोडिंगर। अर्विन रूडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर का जन्म 12 अगस्त 1887 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ। उनके पिता रूडोल्फ श्रोडिंगर एक सफल व्यवसायी थे। वे बॉटनिस्ट भी थे और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। उनकी मां जियोर्जीन एमिलिया ब्रेंडा बाउअर थीं। श्रोडिंगर अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, इसलिए उन्हें बचपन से अच्छी शिक्षा और बौद्धिक वातावरण मिला। उनके पिता केवल व्यवसाय तक सीमित व्यक्ति नहीं थे, उन्हें प्रकृति, पौधों और विज्ञान से प्रेम था। श्रोडिंगर की प्रारंभिक शिक्षा मुख्य रूप से घर पर हुई। बाद में उन्होंने वियना के अकादेमिस्कस जिम्नेजियम में प्रवेश लिया। वहां उनकी रुचि केवल मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ही नहीं थी, उन्हें लिटरेचर, फिलॉसफी, एंशिएंट लैंग्वेजेस और पोएट्री भी पसंद थी। यही विशेषता बाद में उनके वैज्ञानिक व्यक्तित्व में दिखाई दी। वे केवल समीकरण हल करने वाले वैज्ञानिक नहीं बने, वे ये भी जानना चाहते थे कि इन समीकरणों का वास्तविकता के बारे में अर्थ क्या है। 1906 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने फिजिक्स का गंभीर अध्ययन शुरू किया। उस समय लुडविग बोल्ट्जमैन के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के विचार वियना की वैज्ञानिक संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे। हालांकि श्रोडिंगर को बोल्ट्जमैन से सीधे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि श्रोडिंगर के विश्वविद्यालय में प्रवेश से ठीक पहले 1906 में बोल्ट्जमैन की मृत्यु हो गई थी। फिर भी बोल्ट्जमैन के विचारों ने श्रोडिंगर के वैज्ञानिक चिंतन को बहुत प्रभावित किया। विश्वविद्यालय में श्रोडिंगर ने फ्रांस सेराफिन अक्सनर और फ्रीडरिख हेसेनॉल जैसे वैज्ञानिकों के प्रभाव में अध्ययन किया। 1910 में उन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त की। अब उनके सामने वैज्ञानिक शोध की दुनिया खुल चुकी थी। डॉक्टरेट के बाद श्रोडिंगर ने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से जुड़े कार्य किए। उन्होंने एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना जैसे विषयों पर काम किया। ये बात दिलचस्प है कि आज श्रोडिंगर को मुख्य रूप से थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनके शुरुआती वैज्ञानिक जीवन में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे केवल कागज पर समीकरण लिखने वाले वैज्ञानिक नहीं थे, उन्हें प्रयोगों और वास्तविक मेजरमेंट्स की भी समझ थी। लेकिन जल्द ही उनकी रुचि थियोरेटिकल फिजिक्स की ओर अधिक बढ़ने लगी। उन्हें प्रकृति के पीछे छिपे मैथमेटिकल पैटर्न्स आकर्षित करते थे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उस समय श्रोडिंगर लगभग 27 वर्ष के थे। उन्हें ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी में सेवा करनी पड़ी। युद्ध का वातावरण विज्ञान से बिल्कुल अलग था। यूरोप हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। फिर भी श्रोडिंगर ने अपनी वैज्ञानिक रुचि पूरी तरह नहीं छोड़ी। जहां संभव होता, वे फिजिक्स पढ़ते और वैज्ञानिक समस्याओं पर विचार करते। 1918 में युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया की आर्थिक स्थिति बुरी तरह खराब हो चुकी थी। श्रोडिंगर के परिवार की आर्थिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रही। अब उन्हें अपने वैज्ञानिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों में अवसर तलाशने पड़े। 1920 में श्रोडिंगर ने एन मरी बर्टल से विवाह किया, जिन्हें अक्सर एनी कहा जाता था। उनका वैवाहिक जीवन सरल नहीं था। श्रोडिंगर के जीवन में विवाह के बाहर भी कई रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे और उनके निजी जीवन को लेकर बाद में काफी चर्चा और आलोचना हुई। उनकी पत्नी एनी लंबे समय तक उनके जीवन का हिस्सा बनी रही, लेकिन उनका संबंध पारंपरिक विवाह जैसा नहीं था। श्रोडिंगर का व्यक्तिगत जीवन जितना जटिल था, उसी समय उनका वैज्ञानिक करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1920 के आसपास श्रोडिंगर ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड में कई एकेडमिक पोजीशन संभाली। उन्होंने येना, स्टुटगार्ट और ब्रेस्लाव जैसे स्थानों पर काम किया। 1921 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में प्रोफेसर बनने का अवसर मिला। यही स्थान उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। स्विट्जरलैंड का शांत वातावरण उन्हें पसंद आया। ज्यूरिख में रहते हुए उन्होंने थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक थियरी और क्वांटम थियरी पर गंभीरता से काम शुरू किया, और इसी दौरान फिजिक्स की दुनिया में एक नया विचार तेजी से उभर रहा था। 1924 में फ्रेंच फिजिसिस्ट लुई दे ब्रोए ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उस समय वैज्ञानिक जानते थे कि प्रकाश वेव जैसा व्यवहार करता है, लेकिन आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट संबंधी कार्य ने दिखाया था कि प्रकाश पार्टिकल की तरह भी व्यवहार कर सकता है। दे ब्रोए ने सवाल उठाया, यदि लाइट, जिसे हम वेव समझते हैं, पार्टिकल जैसा व्यवहार कर सकती है, तो क्या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स भी वेव जैसा व्यवहार कर सकते हैं? उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैटर के पार्टिकल्स की भी वेवलेंथ हो सकती है। यह विचार बहुत साहसी था।
श्रोडिंगर इस विचार से बेहद प्रभावित हुए। उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, यदि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह व्यवहार करता है तो उस वेव का इक्वेशन क्या होगा। यही सवाल आगे चलकर फिजिक्स का इतिहास बदलने वाला था। 1925 के अंत में श्रोडिंगर क्वांटम थियरी पर गहराई से सोच रहे थे। वर्नर हाइजेनबर्ग ने उसी वर्ष मैट्रिक्स मैकेनिक्स विकसित की थी। हाइजेनबर्ग का फॉर्मुलेशन मैथमेटिकली शक्तिशाली था, लेकिन श्रोडिंगर को उसका रूप सहज नहीं लगता था। श्रोडिंगर वेव बेस्ड डिस्क्रिप्शन तलाश रहे थे। उन्होंने द ब्रॉय की मैटर वेव्स को क्लासिकल वेव इक्वेशन से जोड़ने की कोशिश शुरू की। वे ये समझना चाहते थे कि एटम में इलेक्ट्रॉन की अलाउड स्टेट्स को किसी स्टैंडिंग वेव के रूप में समझा जा सकता है या नहीं। ठीक वैसे जैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग पर केवल कुछ निश्चित स्टैंडिंग वेव्स बन सकती हैं। यदि इलेक्ट्रॉन भी वेव है तो शायद एटम में भी केवल कुछ निश्चित वेव पैटर्न संभव होंगे, और शायद यही कारण हो कि एटम में केवल कुछ निश्चित एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1926 में श्रोडिंगर ने अपनी प्रसिद्ध सीरीज ऑफ पेपर्स प्रकाशित की जिसका शीर्षक था क्वांटिसियरिंग अ आइगनवर्ड प्रॉब्लम, अर्थात क्वांटाइजेशन इज एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इन्हीं पेपर्स में उन्होंने वह इक्वेशन विकसित की जिसे आज हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। इसका सामान्य टाइम डिपेंडेंट रूप है E psi t equals psi। यह इक्वेशन देखने में छोटी है, लेकिन इसका महत्व विशाल है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में किसी क्वांटम सिस्टम की स्टेट समय के साथ कैसे बदलती है, इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देती है। यहाँ psi को वेव फंक्शन कहा जाता है। वेव फंक्शन क्वांटम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन शुरुआत में एक बड़ा सवाल था, psi का वास्तविक अर्थ क्या है। श्रोडिंगर शुरू में इसे किसी वास्तविक फिजिकल वेव से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैक्स बॉर्न ने बाद में इसकी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दी। बॉर्न के अनुसार psi वर्ग किसी स्थान पर पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक बन गया। अब इलेक्ट्रॉन को किसी छोटे ग्रह की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित ऑर्बिट में घूमता हुआ मानना पर्याप्त नहीं था। क्वांटम थियरी में इलेक्ट्रॉन की अवस्था वेव फंक्शन द्वारा व्यक्त की जाती है और मेजरमेंट के परिणाम प्रोबेबिलिटीज के रूप में सामने आते हैं। किसी नई थियरी की असली परीक्षा तब होती है जब वह पहले से ज्ञात एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समझा सके। श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम पर लागू किया। हाइड्रोजन सबसे सरल एटम है, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो उससे वही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स प्राप्त हुए जिन्हें पहले बॉ मॉडल ने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन श्रोडिंगर का तरीका कहीं अधिक व्यापक और मैथमेटिकल था। अब क्वांटम नंबर्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्वाभाविक रूप से मैथमेटिकल सॉल्यूशन से निकल रहे थे। यह एक बड़ी सफलता थी। इसने दिखाया कि वेव मैकेनिक्स केवल कल्पना नहीं थी, वह एटॉमिक फिजिक्स को समझाने वाली शक्तिशाली थियरी थी। उस समय क्वांटम मैकेनिक्स के दो प्रमुख मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सामने आए। एक था वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स बॉर्न और पास्कल जॉर्डन से जुड़ा मैट्रिक्स मैकेनिक्स, और दूसरा था श्रोडिंगर का वेव मैकेनिक्स। शुरुआत में दोनों थियरीज बहुत अलग दिखाई देती थीं। श्रोडिंगर को मैट्रिक्स मैकेनिक्स की एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स पसंद नहीं थी, उन्हें वेव मैकेनिक्स अधिक इंट्यूटिव लगती थी। लेकिन बाद में श्रोडिंगर ने दिखाया कि दोनों फॉर्मुलेशंस मैथमेटिकली इक्विवेलेंट हैं, यानी वे अलग भाषाओं में एक ही क्वांटम रियलिटी का वर्णन कर रहे थे। इससे क्वांटम मैकेनिक्स की नींव और मजबूत हुई। 1927 में श्रोडिंगर को बर्लिन में फ्रीडरिक विल्हेल्म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का अवसर मिला। वे मैक्स प्लैंक के उत्तराधिकारी बने। बर्लिन उस समय थियोरेटिकल फिजिक्स के सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। यहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक और अन्य महान वैज्ञानिकों का प्रभाव था। श्रोडिंगर और आइंस्टाइन के बीच क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर एक महत्वपूर्ण बौद्धिक समानता थी। दोनों क्वांटम मैकेनिक्स की सफलताओं को स्वीकार करते थे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। विशेष रूप से कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में मेजरमेंट की भूमिका और क्वांटम सुपरपोजिशन जैसे विचार उन्हें परेशान करते थे। श्रोडिंगर मानते थे कि थियरी के इंटरप्रिटेशन में कुछ गहरी समस्या अभी बाकी है। 1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आए। यहूदियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दमन बढ़ने लगा। श्रोडिंगर स्वयं जूइश नहीं थे, लेकिन नाजी पॉलिसीज से असहमत थे। उन्होंने जर्मनी छोड़ने का निर्णय लिया।
वे ब्रिटेन चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े। उसी वर्ष उनके वैज्ञानिक करियर की सबसे बड़ी औपचारिक उपलब्धि सामने आई। 1933 में अर्विन श्रोडिंगर और पॉल डियरैक को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया। पुरस्कार एटॉमिक थियरी के नए प्रोडक्टिव फॉर्म्स की खोज के लिए दिया गया। श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स अब आधुनिक फिजिक्स की केंद्रीय उपलब्धियों में गिनी जा रही थी। कुछ ही वर्षों पहले वे इलेक्ट्रॉन की वेव को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब उनका इक्वेशन दुनिया भर के फिजिसिस्ट्स के लिए क्वांटम वर्ल्ड की मूल भाषा बन चुका था। 1935 में श्रोडिंगर ने अपना सबसे प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया। आज इसे कहा जाता है श्रोडिंगर्स कैट। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई वास्तविक एक्सपेरिमेंट नहीं था। किसी असली बिल्ली को प्रयोग के लिए बंद नहीं किया गया था। ये केवल क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशन की समस्या दिखाने के लिए बनाया गया एक काल्पनिक उदाहरण था। कल्पना कीजिए, एक बंद बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है। उसके साथ एक रेडियोएक्टिव एटम, एक डिटेक्टर और ऐसा मैकेनिज्म रखा गया है जो रेडियोएक्टिव डिके डिटेक्ट होने पर पॉइजन रिलीज कर देगा। यदि एटम डिके करता है तो बिल्ली मर जाएगी। यदि एटम डिके नहीं करता तो बिल्ली जीवित रहेगी। क्वांटम मैकेनिक्स के सरल सुपरपोजिशन डिस्क्रिप्शन को यदि सीधे मैक्रोस्कोपिक दुनिया पर लागू कर दिया जाए तो बॉक्स खोलने से पहले सिस्टम को डिके और नो डिके दोनों पॉसिबिलिटीज के सुपरपोजिशन में लिखा जा सकता है। तो क्या बिल्ली भी जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में है? श्रोडिंगर ने यह उदाहरण इसलिए नहीं दिया था कि वे सचमुच मानते थे कि वास्तविक बिल्ली सामान्य अर्थ में एक साथ जीवित और मृत रहती है। वे क्वांटम सुपरपोजिशन और मेजरमेंट की समस्या की विचित्रता दिखाना चाहते थे। यही कारण है कि श्रोडिंगर्स कैट आज भी क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशन पर चर्चा का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। श्रोडिंगर्स कैट की पृष्ठभूमि आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन के 1935 के प्रसिद्ध ईपीआर पेपर से भी जुड़ी थी। आइंस्टाइन और श्रोडिंगर दोनों क्वांटम मैकेनिक्स की कंप्लीटनेस को लेकर चिंतित थे। उसी दौर में श्रोडिंगर ने क्वांटम सिस्टम्स के बीच एक गहरे संबंध के लिए एक शब्द को प्रमुखता दी, एंटैंगलमेंट। यदि दो क्वांटम सिस्टम्स इस प्रकार जुड़े हों कि उनकी जॉइंट स्टेट को अलग अलग स्वतंत्र स्टेट्स में विभाजित न किया जा सके तो वे एंटैंगल्ड हो सकते हैं। आज क्वांटम एंटैंगलमेंट क्वांटम इंफॉर्मेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इस प्रकार श्रोडिंगर का योगदान केवल उनकी प्रसिद्ध इक्वेशन तक सीमित नहीं था। कुछ समय ब्रिटेन में रहने के बाद श्रोडिंगर 1936 में ऑस्ट्रिया के ग्राज विश्वविद्यालय चले गए, लेकिन 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया। इसे एंशल्यूस कहा जाता है। श्रोडिंगर के लिए स्थिति खतरनाक हो गई। उन्होंने पहले नाजी शासन की आलोचना की थी। परिस्थितियों के दबाव में उन्होंने एक कंसिलिएटरी स्टेटमेंट भी दिया, जिसे लेकर बाद में उन्हें पछतावा हुआ। अंततः उन्हें अपनी एकेडमिक पोजीशन खोनी पड़ी और ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। उनका जीवन एक बार फिर अनिश्चित हो गया। इसी समय आयरलैंड के टीशक एमन द वलेरा एक नया इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने श्रोडिंगर को डबलिन आने का निमंत्रण दिया। 1940 में श्रोडिंगर डबलिन पहुंचे और डबलिन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज के स्कूल ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स से जुड़ गए। उन्होंने लगभग 17 वर्ष आयरलैंड में बिताए। ये समय उनके लिए अत्यंत प्रोडक्टिव रहा। उन्होंने फिजिक्स के साथ साथ फिलॉसफी, बायोलॉजी और जीवन की मूल प्रकृति पर भी विचार करना शुरू किया। और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी छोटी पुस्तक लिखी जिसने बायोलॉजी के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। 1944 में श्रोडिंगर की प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई, व्हाट इज लाइफ। इसमें उन्होंने पूछा, जीवित प्राणी अपने भीतर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इतनी स्थिरता से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस समय डीएनए की स्ट्रक्चर ज्ञात नहीं थी। श्रोडिंगर ने हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन को समझाने के लिए एक एपीरियोडिक क्रिस्टल जैसी धारणा पर चर्चा की। उनका विचार था कि जीवित कोशिकाओं में कोई ऐसी मोलेक्युलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन को स्थिर रूप में रख सके। बाद में डीएनए की डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर की खोज हुई। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक सहित मोलेक्युलर बायोलॉजी से जुड़े कई वैज्ञानिकों ने श्रोडिंगर की पुस्तक के प्रभाव का उल्लेख किया। श्रोडिंगर स्वयं डीएनए की स्ट्रक्चर के खोजकर्ता नहीं थे, लेकिन उनकी पुस्तक ने फिजिसिस्ट्स और बायोलॉजिस्ट्स को जीवन की मोलेक्युलर बेसिस पर नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया। श्रोडिंगर केवल फिजिक्स तक सीमित नहीं थे, उन्हें फिलॉसफी में गहरी रुचि थी। विशेष रूप से इंडियन फिलॉसफी और वेदांत के कुछ विचारों ने उन्हें आकर्षित किया। वे कॉन्शियसनेस और रियलिटी के संबंध पर विचार करते थे।
उनका मानना था कि वैज्ञानिक इक्वेशंस हमें ऑब्जर्वेशंस के बीच संबंधों को समझने में मदद करती हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस की समस्या इससे कहीं अधिक गहरी है। यही कारण था कि उनकी राइटिंग्स में फिजिक्स, फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स कई बार एक साथ दिखाई देते हैं। हालांकि उनके फिलोसॉफिकल विचारों को उनकी एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड फिजिक्स से अलग समझना महत्वपूर्ण है। 1956 में श्रोडिंगर वियना वापस लौटे। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में प्रोफेसर बनाया गया। लगभग 3 दशक पहले जिस शहर से उनकी वैज्ञानिक यात्रा शुरू हुई थी, जीवन के अंतिम चरण में वे उसी शहर लौट आए। अब वे विश्व के सबसे प्रसिद्ध फिजिसिस्ट्स में शामिल थे। उनका नाम क्वांटम मैकेनिक्स के मूल इक्वेशंस में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। उन्होंने लेक्चर्स दिए, लिखा और साइंटिफिक तथा फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पर विचार जारी रखा। श्रोडिंगर के अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। वे ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थे। 4 जनवरी 1961 को वियना में उनका निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ऑस्ट्रिया के आल्बैच में दफनाया गया।